बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी बाकी सबको आवाज सही आ रही है? वो कह रहे हैं कि भाई डिस्टॉर्शन है अभी। अगर डिस्टॉर्शन है तो बता दो। आई डोंट थिंक सो। नॉट क्लियर। ओके, अब बताएं, अब सही है आवाज? अब क्लियर है? ओके जी, बेहतरीन है। अच्छा भाई, वैसे तो हमें आज करना IS-1 शुरू। सही है जी। IS-1 की कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताता चलूं आप लोगों को, ताकि हल्का फुल्का रिवाइज हुई है, क्योंकि देखो IS-1 इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ ऑल IS एंड IFRS। सही है, आपको अकाउंटिंग आती है तो आप इसको हैंडल कर सकते हैं, और आपको अकाउंटिंग के साथ साथ उसको प्रेजेंट करना और रेलेवेंट अकाउंट्स में पार्क करना आना चाहिए। हमने कुछ इसकी स्ट्रेटजी सीखी थी, ऐसा ही है। हमने कहा था हम 2 पेज खाली रख के, यानी दूसरे पेज पे सबसे पहले P&L बनाना शुरू करेंगे, और हम देखेंगे जितनी भी एडजस्टमेंट्स आ रही हैं तो वो हम उसकी एंट्रीज बना लेंगे। और जो जो एडजस्टमेंट आ रही है लेट से मुझे सेल से शुरू करना है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा जो मेरे पास ट्रायल बैलेंस में या P&L दिया हुआ है, तो उसमें सेल्स होगी अनएडजस्टेड, उसकी जो भी एंट्री होगी आप उसमें क्या करेंगे, प्लस माइनस। तो हमने ये कंक्लूड किया था कि जो एंट्री बन जाए उसको हाथ के हाथ पार्क करना, और उस पर टिक लगा देना, या तो तुमने डेबिट इम्पैक्ट पार्क किया होगा या तो क्रेडिट। उस पर टिक भी करते जाना, क्योंकि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी डेबिट इम्पैक्ट बैलेंस शीट का हो, क्रेडिट इम्पैक्ट P&L का हो। तो आपने अकॉर्डिंगली एक एक करके उसको लेके चलना है, यानी आपने पहले एंट्रीज बनानी है और एंट्रीज के साथ साथ उसको पार्क करना है, उस पर वेट नहीं करना, वरना वो मिस होती हैं चीजें। सिर्फ पहली चीज तो ये हो गई। फिर हमने ये सीखा था कि IS-1 में प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने हेडिंग पार करनी होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एज एट 31 दिसंबर XYZ जो भी है, कंपनी का नाम आ जाता है, इधर सुनना। इसके बाद अच्छा, कंपनी का नाम सबसे टॉप पे लिखना, सही है जी, इधर। इसके बाद हम करते ही हैं कि नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले PP, इंटेंजिबल, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सही है जी। और अगर कोई डेफर्ड टैक्स हुआ तो वो सबसे आखिर में। ऐसा ही डेफर्ड एसेट क्योंकि नॉन करंट में आता है। अगर मैं करंट एसेट्स की बात करूं तो करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहला स्टोर्स एंड स्पेयर्स, फिर इन्वेंट्री, इसके बाद करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ऐसा ही है, करंट पोर्शन ऑफ NIFL, ये सारी चीजें। फिर हमने कहा था अकाउंट रिसीवेबल आता है, और फिर आता है कैश एंड बैंक। ये आपको सीक्वेंस याद होनी चाहिए। फिर मैंने कहा इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर तो कोई हुआ। अच्छा भाई, रिटेन अर्निंग प्रीमियम, रिटेन अर्निंग के बाद रिजर्व्स। पर एक चीज याद रखना, OCI जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है वो भी OCI है, तो 5th शेड्यूल के हिसाब से आपको रीवैल्यूएशन सरप्लस को अलग रखना है। क्या वो रिजर्व नहीं है? पर बाकी चीज अच्छा, यानी मैं ये कह सकता हूँ IFRS 9 वाला जो OCI है वो अलग होगा, और रीवैल्यूएशन सरप्लस वाला PP का अलग होगा। क्लियर है जी भाई? ये तो बात क्लियर है ना? ऑनलाइन में तो जल्दी बता दो, ये तो हमने किया हुआ भी है। तो हमने क्या करना, उसको क्लोज करके फिर इसमें सरप्लस ऐड करना, फिर टोटल इक्विटी आएगी मेरे पास, क्योंकि वो कहता है कि भाई PP पे आने वाला जो गेन है वो अलग से दिखाओ। सही है जी। आगे मैंने इक्विटी जैसी क्लोज की, मेरे पास आ गई नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन्स। अच्छा जी, लॉन्ग टर्म लोन्स के बाद नहीं, लीज लायबिलिटी का जो पोर्शन था लॉन्ग टर्म। सही है जी। अच्छा जी, उसके बाद अगर कोई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है तो वो, क्योंकि वो नॉन करंट में आएगी। अच्छा भाई, फिर मैंने कहा करंट लायबिलिटीज में आते हैं। करंट लायबिलिटी में सबसे पहली चीज नहीं, वो शॉर्ट टर्म बोरिंग हो गई। शॉर्ट टर्म बोरिंग के बाद करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी या करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, जो करंट पोर्शन आएगा, ये भी मुझे बात समझ आती है। इसके बाद हमारे आते हैं ट्रेड पेबल। सही है ना? ट्रेड पेबल, और ट्रेड पेबल के बाद प्लीज समझना, ट्रेड पेबल के बाद सबसे आखिर में आता है टैक्स पेबल। तो ऊपर भी था टैक्स पेबल, वो डेफर्ड टैक्स था, ये करंट टैक्स वाला है जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को जाएगा, और जो डेफर्ड टैक्स होता है वो अकाउंटिंग को मैच करने के लिए होता है। क्लियर है भाई? ये बात याद रहेगी ऑनलाइन में? जल्दी बता दो, जल्दी से दस्ती।
ओके फिर आपने पीएनएल बनाया था, पीएनएल में सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐसा ही है। अच्छा, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेप्रिसिएशन भी चार्ज करवाए, कोई अदर कॉस्ट भी चार्ज कराए, इसको हम कहते हैं पीएनएल बाय फंक्शन। पीएनएल बाय फंक्शन का मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स में जितनी कॉस्ट आनी चाहिए सबको एक साथ फेंक दो, तो क्या इससे डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा या उसकी क्लासिफिकेशन बदल जाएगी? क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगी। यानी अच्छा अगर मैं कहूं कि पीएनएल बाय नेचर तो अलग अलग नाम से आएगा, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के नाम से आएगा, सैलरी सैलरी के नाम से, रेंट रेंट के नाम से आएगा, तो ये हमें पता होना चाहिए। ऐसा ही है जी। चलें जी, इसके बाद फिर हमने ये कहा था कि इसमें आते हैं एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आप जब इसको कट पिटा के माइनस करते हैं तो आपके पास आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या इसको यूं कहते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। यानी ऑपरेशंस में जितने पैसे कमाए ऑपरेशन के खर्चे माइनस करके प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन के बाद क्या कोई अदर इनकम हो सकती है? आप उसको ऐड कर देना। क्या कोई फाइनेंस कॉस्ट हो सकती है? उसको लेस कर देना। आपके पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको पता होना चाहिए आईएफआरएस के हिसाब से। इसके अंदर होंगी फिर कुछ एडजस्टमेंट्स, सही है जी। और जो इसके अंदर जानी एडजस्टमेंट्स होंगी वो होंगी आईएस 12 के मुताबिक। आपको कहता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को फॉलो करो, तो उसमें कुछ ऐड लेस करोगे तो कुछ परमानेंट डिफरेंस होंगे, कुछ टेम्पररी डिफरेंस होंगे, और कट पिटा के कुल मिला के आपके पास आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पर यहाँ पे जो टैक्स एक्सपेंस आएगा वो दो चीजों का सम होगा, करंट प्लस डेफर्ड। ऐसा ही है। चलिए जी, वेरी गुड। अब एक और चीज सुने, ये तो पीएनएल साइड में लगा दिया। अब बात कर लेते हैं कुछ लीगल की, कुछ डिस्क्लोजर्स की, सही है। अब ये बहुत फोकस से सुनना है तुम लोगों ने, सिंपल सिंपल बताता हूं। सबसे पहले आपको नेचर ऑफ कंपनी बताना होता है, नेचर एंड बिजनेस ऑफ कंपनी। उसमें हम लिखते हैं, तुमने देखा भी होगा लीगल के अंदर, कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनीज एक्ट के तहत, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पे सिचुएटेड है, सही है जी, ऐसा ही है ना। और कंपनी का जो अदर ऑफिसेज है और कंपनी के बिजनेसेस यही है, और कंपनी की कोई एसोसिएट से सब्सिडरी है तो उसके एड्रेस भी आते हैं। याद आ रही है बात? ये मैंने आपको ऐसे ही वर्बली बता दिया क्योंकि हमने किया हुआ एक रिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ। फिर आप बेसिस ऑफ कंप्लायंस में बताते हैं कि आपने ये फाइनेंशियल किसके तहत बनाए, ऐसा ही है। हम बताते हैं कि ये फाइनेंशियल बनाए गए हैं आईएफआरएस के तहत और कंपनीज एक्ट के तहत, और अगर दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन आई तो कंपनीज एक्ट प्रिवेल करेगा, ऐसा ही है। इसको हम कहते हैं बेसिस ऑफ कंप्लायंस, ऐसा ही है। चलें जी, इधर तो हमने ये बता दिया कि हमने इसके तहत बनाई है। आपको फिर एक एक करके बताता हूँ। आपके पास पीपीई में अगर आपकी कुल मिला के डिस्पोजल कितने से ज्यादा हो, 5 मिलियन से, कुल मिला के डिस्पोजल 5 मिलियन से ज्यादा हो, और उस हर एक एसेट को बताना जो 5 लाख से ऊपर का हो। यानी सर पहला क्राइटेरिया क्या है कि 5 मिलियन से ज्यादा हो, सही है, बुक वैल्यू। और फिर आप उस एसेट को अलग से बताओगे जिसकी बुक वैल्यू 5 लाख से ज्यादा हो, ऐसा ही है। तो आपने उसके कुछ चीजें बतानी है। आप ये बताओगे वो एसेट का नाम क्या था, किसको बेचा, बुक वैल्यू क्या थी, कॉस्ट क्या थी, और सेल्स प्रोसीड्स क्या थी, ऐसा ही है। और गेन और लॉस क्या था। ये सिंपल यार, मतलब ये लॉजिक है, मतलब सिंपल सिंपल तुम्हें डेटा दिया हुआ होगा, पुट इन करना तुमने, क्लियर है। वो बोलेगा भाई इसमें से इतने के एसेट्स थे तो वो तुम्हें ब्रेकअप दे देगा, तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक और चीज रिवाइज कराता हूँ। फिर आप ये बताते हैं कि अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है या लैंड है, आप उसकी लोकेशन बताते हो कि ये बिल्डिंग और लैंड कहाँ सिचुएटेड है, वो पीपी के नोड में, सब नोड में आता है। बिल्कुल। अब एक और चीज सुनो, फिर हमने एक डिस्क्लोजर रीड किया क्योंकि रिवाइज करवा रहा हूँ तो सभी कर लेते हैं। हमने फिर एक और चीज सीखी है कि जब आपका कोई प्रोडक्शन प्लांट होता है तो आप उसकी कैपेसिटी बताते हैं, एक्चुअल कैपेसिटी और यूटिलाइजेशन। अगर दोनों में कोई वेरिएशन होता है तो आप उसका रीजन बताते हैं। रीजन में बताते हैं कि क्यों हम एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी उससे कम थी, ताकि ये शेयर होल्डर को पता लगे कि हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और अंडर परफॉर्म करने की वजह ये है। क्या ये आईएफआरएस कहता है, ये लॉ कह रहा है? लॉ कह रहा है। पहले बताओ यहाँ तक रिवाइज हुआ? चलें जी, वेरी गुड, आगे सुने। मैंने कहा भाई आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी बता दी, पीपी से रिलेटेड बता दिया। अगर आपकी कोई सेल हो, लोकल हो और एक्सपोर्ट हो, तो आप दोनों को अलग अलग बताओगे। अच्छा, एक और चीज सुनना, पीएनएल में जो सेल्स आती है वो नेट आती है, वो आती है आपकी सेल्स टैक्स को माइनस करने के बाद, पर आप उसको प्रेजेंटेशन में पीछे नोट्स में ग्रॉस करते हैं और फिर उसमें सेल्स टैक्स माइनस करते हैं, फिर पीएनएल में आता है। यानी पीएनएल में जो अमाउंट आ रही होगी वो नेट होगी। तो आप डिस्क्लोजर के पर्सपेक्टिव से बताएंगे ग्रॉस इतनी की थी,
ताकि सेल्स टैक्स वालों को पता लगे कि सेल कितनी थी, उसमें टैक्स कितना दिया है। ऐसा तो नहीं है हमारे पास रिटर्न कुछ और फाइल किया हो, दिखा कुछ और रहे हो, तो यहाँ से ये चीज पकड़ी जाती है। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, तुम सब ये बात क्लियर है कि भाई हमें वहां पे ग्रॉस करके दिखानी होती है? जल्दी से बता दो ऑनलाइन वालों, क्लियर है? साथ साथ चलिए जी, हमने सेल्स की बात कर ली, ये भी रिवाइज करके साइड में लगा दिया। फिर आपके पास अगर रिसीवेबल्स हैं, और रिसीवेबल को आप दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं, और दो हिस्सों में से पहला हिस्सा क्या होता है? एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। हेलो जी सर। अच्छा, फिजिकली। हाँ जी, ऐसे सुनो सुनो सुनो। अब मैं रिसीवेबल की बात करूं अगर, सही है जी, तो रिसीवेबल में आपको बताना होता है कंसिडर्ड गुड और कंसिडर्ड डाउटफुल। ऐसे कुछ याद आ रहा है? अच्छा, इसका मैं बताता हूँ सवाल कैसे आएगा, सुनना। सवाल ऐसे आएगा, वो बोलेगा टोटल रिसीवेबल्स जितने हैं, इसमें से 40, आपके जो 30% है वो कंसिडर्ड डाउटफुल है, और जो 70% है वो कंसिडर्ड गुड है। भाई जल्दी बता दो ऑनलाइन वालों, ये बात समझ है? जल्दी से बताओ। ये ब्रेकअप आपको खाली परसेंटेज देगा भाई, और आपको देखो मैं फिर बताऊं, आपको जो मैंने वो समरी दी है ना, खाली उसका स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए, फिर अब खाली लगा के उसको चिपकाना है। अब सुनिएगा मेरी बात, आपने कहा कंसिडर्ड गुड और कंसिडर्ड डाउटफुल, अब एक एक करके बात सुनना। मैंने कहा देखो, टोटल आपका मैच होना चाहिए, टोटल आपका मैच होना चाहिए। मैंने अगर ये कहा कंसिडर्ड गुड, तो आई थिंक कि उसके अंदर प्रोविजनिंग नहीं होगी, क्योंकि तुम कह रहे हो कंसिडर्ड गुड। पहले बताओ ऑनलाइन में, तो तुम सबको ये बात समझ आई कि कंसिडर्ड गुड। अच्छा, कंसिडर्ड गुड के अंदर की भी दो हेडिंग्स थी, कोई मुझे तुम में से बता सकता है? कंसिडर्ड गुड के अंदर से अजीब से मुंह नहीं बनाओ। कंसिडर्ड गुड के अंदर दो हेडिंग थी, ड्यू फ्रॉम अदर्स और ड्यू फ्रॉम एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। चल हूँ, ये मैं मुझे भी इसलिए याद है क्योंकि मैं तो खैर फॉर्म में देखते रहता हूँ ये चीजें, तो इसलिए बता रहा हूँ भाई, खुदा के वास्ते तुम्हारा एग्जाम है तो ये याद रखना, प्लीज सुनना। तुम्हें सबसे पहले ये देखना है कि भाई रिसीवर्स का ब्रेकअप को, पहले तो यूं दो ब्रेकअप आएंगे। पहला ब्रेकअप क्या आएगा? कंसिडर्ड गुड, कंसिडर्ड डाउटफुल। अच्छा, ये आ गया। फिर इसके सब कैटेगरीज आएंगी। अच्छा, फिर वो बोलेगा जो 70% कंसिडर्ड गुड था ना, इसके अंदर से 10% ड्यू फ्रॉम एसोसिएट है, तो भाई आप परसेंटेज लगा देना ना। पर क्या वो 70% टोटल हिलना नहीं चाहिए? 70% का टोटल हिलना नहीं चाहिए। वेरी गुड जी। फिर आपने क्या किया? आपने जैसे ही वो फिल आउट की चौरंगी नीचे आ गए, आपने कहा कंसिडर डाउटफुल की बात करते हैं। अच्छा, कंसिडर डाउटफुल में प्लीज सुनिएगा, कंसिडर डाउटफुल में आपके पास जो रिसीवेबल का बैलेंस है वो आ गया 30%। अच्छा, जो कंसिडर डाउटफुल है वो तो ग्रॉस रिसीवेबल है ना। अच्छा, आपने उसके अंदर प्रोविजन किया हुआ होगा, वो माइनस होके क्या हो जाएगा? जीरो। ऐसा ही है। पर मैं अगर आपसे पूछूं टोटल रिसीवेबल माइनस वही प्रोविजन होगा, खाली प्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी। ऑनलाइन वालों तुम सब पहले बताओ, ये बात क्लियर हुई? देखो, आपको सिंपल खाली गेम याद रखनी है इसमें, मैं फिर बता दूं। आपने सबसे पहले 70 और 30 को अलग करना है, और फिर उस 70 के दो फर्दर अलग ब्रेकअप करने हैं। कैसे? ड्यू फ्रॉम अदर्स और ड्यू फ्रॉम एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स, आपने दोनों को सम कर दिया। फिर कंसिडर डाउटफुल का 30%, उस पे प्रोविजन माइनस वो जीरो। ऐसा ही है। तो भाई अगर हम नॉर्मल भी देखें तो यही होता है, तो खाली उसको हम क्या कर रहे हैं? ब्रेक करके बता रहे हैं। क्लियर है जी? अच्छा भाई, ये भी बात समझ आ गई। इसके बाद एक और बात कह लेते हैं। मैंने इसके बाद ये बात कही तुम्हें कि सर जब हमने सेल्स के चोरंगी साइड में लगा दी, तो आपको याद होना चाहिए कि जब शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर बनेगा तो सबसे पहले बताते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है। नहीं सर, ये तो भूल गए। ऑथराइज शेयर कैपिटल के अंदर दो चौरंगियां डब्बे बनाओगे, एक रिकॉल करा रहा हूं। लेफ्ट हैंड पे आप बताएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, उस चौरंगी पे बताएंगे उसकी अमाउंट, इधर बताएंगे, उधर बताएंगे अमाउंट। भाई याद आ रही है ना बात? चलें जी। फिर आपने ऑथराइज कैपिटल बता दिया, फिर आप बताएंगे इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। फिर इधर शेयर्स बताएंगे, इधर अमाउंट बताएंगे, बस उसके ब्रेकअप होंगे।
कि या तो वो कैश पे इशू हुए हुए या अदर देन कैश कंसिडरेशन या बोनस। तो आपके पास यहाँ शेयर्स आ रहे होंगे या अमाउंट आ रही होगी, ऐसा ही है जी। ये भी हमने रिवाइज कर लिया। और इसके बाद आपको रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर बनाना होगा। तो मैं बता देता हूँ इस बार, प्लीज लाजमी देख के जाना आरपी का डिस्क्लोजर। वो आपको खाली नोट्स देगा, आपको चिपकाने होंगे। आरपी के डिस्क्लोजर के अंदर वो बताता है कि रिलेशन विद रिलेटेड पार्टी बताओ, ऐसा ही है। रिलेशन क्या मतलब, कोई चाचा ताया का लड़का है, या कॉमन डायरेक्टरशिप है, या एसोसिएट है, या सब्सिडरी है, व्हाटएवर द केस इज। होल्डिंग परसेंटेज बताओ कि कितनी होल्डिंग परसेंटेज है हमारी, सही है जी। यानी आपने रिलेशन बताया, होल्डिंग परसेंटेज है टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। अच्छा, ट्रांजैक्शन भी बताते हो, बैलेंसेस भी बताते हो। ट्रांजैक्शन और बैलेंसेस में क्या फर्क है? ट्रांजैक्शन मतलब इस साल उसको जितनी सेल की वो पूरी सेल बताओगे, और फिर बिल्कुल, और फिर बैलेंस शीट में जितना रिसीवेबल है वो अलग से बताओगे। यानी ट्रांजैक्शन, अच्छा कोई एक्सपेंसेस हैं तो वो अलग से बताओगे, और उसके रिलेटेड कोई पेएबल है वो अलग से बताओगे, ऐसा ही है जी। तो इसको प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक नजर लाजमी देखना, सही है जी। ये हो गया आरपी की बात। अच्छा भाई, ये कर करा के फिर आपको बताना होता है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। एग्जीक्यूटिव्स का नोट बनता है। एग्जीक्यूटिव के नोट्स के अंदर पहले तो ये कोई बता दे तुम में से एग्जीक्यूटिव होता कौन है जिसकी सैलरी एनुअल 1.2 मिलियन से ज्यादा हो, एक्सीड कर दिया, चलें जी बेहतरीन हो गया। अच्छा, आपने ये कह दिया कि 1.2 मिलियन से एक्सीड करे, चलो मेक सेंस। हमने ये कहा कि भाई फिर आपको ब्रेकअप देगा कि इसमें से एग्जीक्यूटिव में से एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो आपको सबसे बॉटम लाइन पे बताना होता है, याद आ रही होगी आपको ऐसी कोई बात, आपको बताना होता है बॉटम लाइन के ऊपर कि नंबर्स कितने थे, एक चीफ एग्जीक्यूटिव और बाकी एग्जीक्यूटिव्स। अच्छा, और कोई मुझे याद दिलाए कि उसमें ब्रेकअप क्या आता है? यहाँ पे हम सब बताते हैं कि उसकी बेसिक सैलरी कितनी थी, उसके बोनसेस कितने थे, उसकी फीस कितनी थी, और अगर तो मैंने कोई इसको कार वगैरह के बेनिफिट्स दिए वो सब बताऊंगा, ऐसा ही है। तो हमने ये ब्रेकअप के साथ सीखा हुआ है। ऑनलाइन हो, जल्दी बताओ कोई मसला इसमें? और ऊपर हेडिंग आ जाती है एग्जीक्यूटिव और चीफ एग्जीक्यूटिव, और उन दोनों का सबका सम आता है। यानी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपको ब्रेकअप देगा, आपको खाली परसेंटेज लगा के चिपकाना है, खाली आपके पास स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए उसका, इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए जी, वेरी गुड। अच्छा भाई, ये तो हो गया आपका होल एंड सोल रिवीजन। मैंने आपको बता दिए मेन मेन जो डिस्क्लोजर्स आ सकते हैं, ओवरऑल मैंने आपको उससे पास थ्रू करवाया। अब एक सवाल देता हूँ, सही है जी, जिसमें डेफर्ड टैक्स भी है, जिसमें IS-1 भी है, जिसमें ये वाले डिस्क्लोजर्स भी हैं, सही है जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं उस सवाल की। लीगल का क्वेश्चन जानी लास्ट से लास्ट टाइम में आया ना, वो मैंने करवाया ना ये उसमें रिकॉर्डिंग में करवाया भाई अली जैन, अगर तुमने ली हो तो 1 मिनट पहले मैं आप लोगों को भेज दूं। बहुत ही आसान सवाल है ये। कल रात को यार यकीन करो, ये 12:30 बजे खत्म हुआ ये। ओहो, बच्चों ने डांटा, तफरी लगाई हुई थी उन्होंने ग्रुप पे। मिल गया जी? सवाल आ गया सबके पास जानी, एक बार कंफर्म कर लें जो हमारे पुरानी घर पे बैठे हुए हैं। ओके जी, क्या मैं इसमें कुछ गाइड करूं? हाँ जी, देखते हैं अभी क्या कहता है। नहीं भाई, मना कर रहे हैं ये लोग।
अच्छा भाई, टैक्सेशन की चीजें आप तब तक नहीं सोचेंगे जब तक पीबीडी पे नहीं पहुंच जाते। सही है जी। तो डेफर्ड टैक्स भी आपको हैंडल करना है इसमें। बस ये इतना सा सवाल है आपके पास। सही है जी। आपका समय शुरू होता है अब, और आपके पास कुल मिला के इसको करने का 1.5 घंटा है। 1.5 आवर। आई थिंक यू कैन डू इट। नहीं होगा? हाँ साले, नहीं वाकई अगर ज्यादा चाहिए तो बता दो। नहीं होगा पहले बता, तो फिर तू क्यों? नहीं तो उसका कोई वजह होगी ना कि भाई कम टाइम दे दिया है। 1 घंटा बहुत है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें, शुरू हो जाएं। और भाई इसको एज एग्जाम वाला सिचुएशन लेना, क्योंकि तुम्हें अप्लाई करना है। और यार बस एक तुमसे रिक्वेस्ट ये है कि मैं ताकि तुम्हें बना बना के सवाल भेजता रहूँ, बस उसके लिए 2-3 दिन का वेट करते रहना। सही है जी। और फिर मुझे बस याद दिलाते रहना ग्रुप पे कि सर एक सवाल देना IS-1 का। IS-1 से फायदा ये है कि सब चीजें रिवाइज भी होती हैं। सही है जी, तो ये भी कर लेंगे, क्योंकि यार सवाल बनाने में लगता है टाइम। आसान बनाने में टाइम लगता है ना। चलिए जी, एग्जैक्ट मैं 1 बजे शुरू करवा दूंगा ये। हाँ भाई, कितनी एडजस्टमेंट हो गई? दूसरी हो गई, तीसरी, तो साथ साथ वो फाइनेंशियल्स भी तो बनाओ। तीसरी एडजस्टमेंट कौन सी थी? कितना निकाला है डेप्रिसिएशन? कैरिंग अमाउंट निकालेंगे बैलेंस शीट के लिए, सही कह रहे हैं। बिरयानी मंगवा रहे हैं ना ये। भाई जानी, तुम सब ये बता दो कि बैलेंस शीट बन गई है। अच्छा, मैं तुम्हें इसलिए कहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि एग्जाम में नहीं होता टाइम तभी। अबे तो मैंने तो 1.5 घंटे का टाइम दिया था ना। अब तुम्हें एग्जाम में अगर सवाल आएगा लेट से 20 मार्क्स का, तो उसके लिए तुम्हें 1.5 घंटा थोड़ी ना लगाना है। ऐसा ही 20 का आता है। तो मैं ये नहीं आया तो ये तो कह रहा हूँ, आ तो सकता है ना डेफिनेट टैक्स, मैंने तभी घुसा दिया। 1 मिनट रुक जाओ, खाली 1 मिनट रुको, खाली एक चीज दिखा दूं तुम्हें, फिर हम भले तुम इसकी बैलेंस शीट बनाओ, फिर हम सॉल्व भी करते हैं इसको। खाली एक चीज। नहीं ऐसा ही भाई, तुम ये देख लो ना इसका डिफिकल्टी लेवल। मतलब तुमने पहले देखो, पहला सवाल पिक किया तुमने जो पहले पहले किया था, उसमें तुम्हें खाली चीजों में मसला क्या था? तुम्हें फिगर ट्रेस करने में मसला था। अब तुमने सवाल सॉल्व किए किए किए, उस पर हाथ सेट हुआ। अब तुम्हें सिर्फ ये होना चाहिए ग्रिप के तुम्हारे पास रेलेवेंट स्टैंडर्ड की नॉलेज हो, उसकी एंट्री सही बन जाए। बाकी तो गेम होना है, आपने सिर्फ क्या करना है, पार्क करना है। और जितने, या तुम्हारे सामने डेफर टेक्स्ट का आज तक तुमने कौन सा सवाल देखा इसके साथ आया हो, IS-1 के साथ? अभी इसके ऊपर दिखाता हूं मैं तुम्हें। अच्छा 1 मिनट खाली रुकिएगा बच्चों, खाली इधर देख लो 1 मिनट प्लीज, फोकस के साथ। ये वो सवाल है जो मैंने मतलब बुक में है तुम्हारी, लास्ट अटेम्प्ट का बनाया हुआ है। सही है जी, पर
कसम खा के कहता हूँ, मुझे पता है किसी ने ये देखने की जहमत भी नहीं की होगी कि इतना बड़ा सवाल है उसमें। सही है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, खाली मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, फिर हम इसको करेंगे सॉल्व। सही है, सुनिएगा। करंट एसेट्स आ रहा है, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज करंट पोर्शन आ रहा है। अब देखो, आई थिंक के यहाँ पे सारी चीजें आई थिंक ऊपर नीचे हुई हुई हैं, सीक्वेंस का मसला है, ऐसा ही है। अच्छा भाई, टोटल एसेट्स आ गए, इक्विटी आ गई, नॉन करंट एसेट्स आ गए, करंट लायबिलिटीज आ गई। ये कुछ इस तरीके से सीन चल रहे हैं इसके अंदर। पहली एडजस्टमेंट में लीज की एडजस्टमेंट की बात कर रहा है। इस एक एडजस्टमेंट में पूरा लीज कवर्ड है, और इसमें जो लीज की अकाउंटिंग हुई है, मैं सिर्फ बता रहा हूं, तुम रीड करोगे तुम्हें तब समझ आएगा। ये है एक टेंशन वाला सवाल। इसके अंदर आप जब पहली एडजस्टमेंट को रीड करेंगे, इसके अंदर वो आपको बताएगा कि एक चीज होनी चाहिए थी, ऑपरेटिंग लीज हो गई है, फाइनेंस लीज, पहली चीज ये। अच्छा, और वो जो ऑपरेटिंग लीज होनी चाहिए थी, आज तक तुमने जितने भी सवाल किए हैं उसके अंदर रेंटल से एक पेमेंट आ रही होती थी, वो एक्सपेंस हो जाती थी, यहाँ पे एवरेजिंग हुई भी होगी। तो आपको पहले वो एवरेज रेंटल निकालना है जो उसने निकाला होगा, जो सवाल में बताया नहीं किया। पहली एडजस्टमेंट तो मैंने साइड में लगा दी। अब दूसरी चीज सुनो, पीपी, सुनना मेरी बात। पीपी के अंदर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, काउज आ रही हैं और लिविंग प्लांट आ रहे हैं। सही है, यानी इसने क्लासिफिकेशन गलत की हुई है। अब आगे भी तो सुने, उसमें आगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग बताया है, यानी इस साल का एक भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ। अच्छा, आगे सुनिएगा। बिल्डिंग जो डेप्रिशिएट होती है 50 साल की लाइफ पे होती है। सही है जी। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूसिंग बैलेंस पे होते हैं। इन्होंने प्लांट एक्वायर किया था, ओल्ड मशीन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन आ गई और बोल रहा है इसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट पार्ट नहीं हुई है। पहली चीज तो ये हो गई। फिर वो कह रहा है कि भाई जो बंडी लिमिटेड है उसने गुड्स बेचे हैं अंडी लिमिटेड को एट अ प्राइस विल बी चार्जिंग मार्कअप, और फिर वारंटी प्रोविजन दिया जाता है। IAS 37 की कहानी आ गई। हमने फिर बॉन्ड इशू किए, IFRS 9 आ गया। हमें पता लगा कि भाई कोई फ्रॉड हुआ था, उसकी अकॉर्डिंगली एंट्री पार करनी है। फिर हमने कहा कि इंटेंजिबल्स की भी बात हो गई है। और फिर वो कह रहा है कि भाई एग्रीकल्चरल एसेट्स, ओपनिंग डिटेल्स दी हुई है, नंबर ऑफ काउ, एज वगैरह सब दे दिया है, फर्दर इंफॉर्मेशन भी दे दी है। और क्या ये रहा है कि कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ओपनिंग से लेके पार्क नहीं हुई है, और आखिर में लिख के देता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूड्स अ काउ एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जो कि ओपनिंग है। यानी जो आपने पीपी में ऊपर देखा था वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे कैरी हो रहा है, बट साल के शुरू में। तुम्हें इसको लेके आना साल के आखिर में, वो भी सारी एडजस्टमेंट्स कर कराने के बाद, अगर तुम्हें FAR 2 रिवाइज करना है तो ये सवाल है। इसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल स्टैंडर्ड्स को टच किया गया सिवाय IAS 21 के, बाकी सारे मंजन है इसके अंदर। सही है, वो भी कर लेंगे। अच्छा जी, अब सर यहां खत्म नहीं होती कहानी। इधर डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन बोल रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चार्ज होते हैं। इंटरिम डिविडेंड दिया गया था, उसने एक्सपेंस के तौर पे माइनस कर दिया है। इंटरिम डिविडेंड था, क्लासिफाई पेमेंट विच एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस वहां पे डाला हुआ है इधर। इसके बाद assume that after all adjustments there is no change in tax, ये शुगर की बात है। तुम कहते हो तो सवाल को रिवैम करके इसमें डेफर्ड टैक्स भी डाल दो। सही है, चले मैं अच्छा पहले आप लोगों को देखो टैक्स ही डालना ना, आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक करके रखेंगे इसको। सही है जी, चलो पहले इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं जो मैंने अभी तुम्हें दिया है। हाँ बैलेंस शीट बना लो, चलो वेट कर रहा हूँ मैं, बैलेंस शीट बना लो सुकून से। तो कह रहे मौत को छू के वापस आए सवाल को देख के। ये बहुत ही अच्छा सवाल है वैसे रिवीजन के लिए। कॉन्फिडेंस आएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो तुमने अभी सवाल किया है ना, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ ICAW का पैटर्न है, मैंने इसमें एडजस्टमेंट पार्क की है। आया ना, तो ये पेपर लेवल के सवाल है ना, ICAW का सवाल है भाई, तो मतलब तुम क्या समझते हो। और तुम ICAW के सवाल उठाना, मैं कसम खा रहा हूँ उसमें से 4 एडजस्टमेंट्स थी बेसिक। मैंने इसमें डेफर्ड टैक्स डाला, मैंने इसके अंदर वो जो आपका IFRS 15 है
जिसमें रीपर्चेज एग्रीमेंट है वो एडजस्टमेंट डाली टेस्ट करने के लिए, एनआरवी लॉस पार्क किया, तो भाई ये सारी चीजें हैं, मतलब मैंने अलग से पार्क की है ना इसमें, तो अगर तुमसे वो हैंडल हो रहा है तो इट्स गुड यार। मैंने लीज जानबूझ के नहीं डाला क्योंकि लीज की पहले बहुत एडजस्टमेंट करवा चुका हूँ, हर किसी के साथ आती है बिल्कुल। चले जी, अब जल्दी से आपको इसकी बैलेंस शीट बनानी है, वेट कर रहा हूं मैं। पंद्रह मिनट है आपके पास 1 बजने में। ट्रिपल 10925 से टैली हो रही है तुम्हारी अजहर, अभी देखते हैं। बस जानी बाकी 6 मिनट 1 बजने में, फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। बोनस शेयर है ना, वो तो माइनस होंगे रिटेन अर्निंग से। बेटा इन्वेस्टर नहीं बनाता, हम इशूअर हैं, हम डिविडेंड दे रहे हैं। शेयर का भी क्रेडिट होगा बंदी। हाँ सही है। 1 मिनट बस, खाली ये यहाँ पे जॉट डाउन कर दूं। हाँ बैलेंस नहीं हो रही, ये देख पीपी यही है। 1110925 आ रहा है क्या? शेयर कैपिटल तुम्हारा आ गया 276 70 और ये आ गया 456453। बंगी मेरा आंसर सही है, चसी मेरा लिंक लगा रहा। देख लो यही आ रहा होगा 456। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ली तुम लोगों ने? बंगी वो भी तो बुक करेगा, और तूने बुक नहीं की होगी है ना? और टैक्स पेएबल, टैक्स पेएबल कितने से किया है? 69527। तो ये डेफर्ड टैक्स बुक करेगा, मैच हो जाएगा तेरा। चेक डिफरेंस यही आ रहा होगा भाई। देख तेरा ओपनिंग जो भाई तेरे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग भी तो बैलेंस है कुछ, उसके अंदर और ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगी। अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि IS 1 का ऐसा सवाल है जिसमें बैलेंस शीट अप्रोच यूज करके निकालो। एडजस्टमेंट के बाद भी डिटेलमेंट गलत आ गया। नहीं 643 आ रही है। ये अभी देख लेते हैं मेरी जान, ओपनिंग रिटेन अर्निंग देखो कितनी है। 70140।
ये प्रॉफिट ऐड किया, प्रॉफिट ये नहीं है ना, प्रॉफिट तो 618 था ना। चल सी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जाता है यहाँ पे, छोटी चरस हिला के पिया कर, आफ्टर टैक्स जाता है रिटेन अर्निंग में। हाँ क्या नशा वशा किया है क्या? तू प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेके जा रहा था और डेफर्ड टैक्स बुक किया था। चलें जी, समय समाप्त होने की घोषणा। इधर आप जल्दी एक एक करके पहली एडजस्टमेंट से लेके चलूंगा, जानी तुम लोगों ने फोकस करना है इधर प्लीज जल्दी से, ताकि हम अगले सवाल पे मूव ऑन हो जाएं जल्दी से प्लीज। मुझे एक बात बताएं सर, सबसे पहले आई थिंक इसमें आपको बताया है कि 100 यूनिट्स बेचे हैं या 80 यूनिट्स बेचे हैं 100 के, ऐसा ही है ना? 80 यूनिट बेचे थे 100 के, जो कि अभी तक आपने सिर्फ एडवांस लिया है, उसकी डिलीवरी नहीं दी है, तो आपके पास क्या वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की मद में आ जाएगा? आपने उसका क्या बुक किया हुआ है? रेवेन्यू। तो आपने क्या किया? सेल्स को किया डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को किया क्रेडिट। सर आप गए सीधा सीधा आपने सेल में पास कर दिया ये रहा जी, कोई पंगा इसमें? चलिए जी, अब गेम ये समझनी है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। हमने IFRS 15 में ये सीखा था कि जब भी आप रीपर्चेज एग्रीमेंट करेंगे तो टेक्निकली आप अपनी इन्वेंट्री गिरवी रखवा के लोन लेके आ रहे हैं, वो सेल नहीं है, ऐसा ही है ना? वो सेल नहीं है, आपकी इन्वेंट्री डी रिकॉग्नाइज नहीं होनी चाहिए, ऐसा है? चलें जी आगे सुनिएगा। हमने ये काम किया, प्लीज हमने ये काम किया कि भाई आपने एंट्री ये बनाई है, कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, COGS डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ये बन चुकी होगी। मुझे एक बात बताओ, बननी चाहिए कैश डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। मैंने इसमें आपको इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट दे दिया था, हो सकता है आपको निकालने को बोले, तो हमने S इज इक्वल टू P 1 + I की पावर n से ये निकाल लेना है, सही है जी? अब सर ये S क्या होता है सर? फ्यूचर वैल्यू। P क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू। I मुझे नहीं पता, n की पावर 2 हो जाएगी जितने भी साल है, तो मैंने ये इस तरीके से निकाला था रेट। तो प्लीज खुदा के वास्ते दिमाग चलाना एग्जाम में, ये रेट निकालने को भी आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है, सही है जी? इधर फिर हमें इस पे इंटरेस्ट भी तो बुक करना चाहिए, कितने साल का? 1 साल का। क्या कि लायबिलिटी ग्रो होके पे हो जाएगी और हमारी इन्वेंट्री वापस आ जाएगी। इन्वेंट्री से पोजेशन वापस आएगा, एंट्री में तो गई नहीं है। आगे सुनिएगा। इसके बाद हमने एडजस्टिंग एंट्री बनाई, भाई ये बुक नहीं हुआ था, बुक किया। सेल बुक हो गई थी, रिवर्स की। इन्वेंट्री चली गई थी, वापस ले आए। COGS बुक हो गई थी, रिवर्स कर दी। और फाइनेंशियल लायबिलिटी कितने से आ गई? 57,009 से। कितने लोगों ने ये एंट्री बना ली थी? वेरी गुड यार, बेहतरीन। अलग अलग बनाई थी, वो बनाई यही होनी चाहिए, सही है जी? अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, NRV लॉस आ गया और इन्वेंट्री आ गया, सही है जी? बैड डेट एक्सपेंस आ गया, रिसीवेबल आ गया, ऐसा ही है? अच्छा भाई ये कंसिडर डाउटफुल नहीं है, ये वाकई नहीं मिलेंगे, सही है? कंफर्म है? तो ये उसके डिस्क्लोजर में पे इम्पैक्ट नहीं आएगा इसका। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, ये सारी चौरंगियां करने के बाद हमने एक काम किया कि भाई हम सेल पे काम कर लेते हैं। हमने सबसे पहले ये गिवन फिगर थी, ऐसा ही है? हमने इसमें से ये 8,000 माइनस किया और ये 50,000 माइनस किया। सब लोगों की सेल्स रही है प्रॉपर टाइम के साथ, क्लियर है? अच्छा जी, COGS की बात कर लेते हैं। ये आ गया ओपनिंग परचेजेस। अच्छा अब एक बात सुनिएगा, मैंने कहा क्लोजिंग ये होता, पर एक चीज सिखा रहा हूं, आपके पास क्या वो 40,000 की इन्वेंट्री वापस लाओगे जो कि सेल नहीं हुई थी? अच्छा जैसे ही आप क्लोजिंग को इंक्रीज करोगे, आपकी COGS खुद ही कम हो जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पे क्लोजिंग को इंक्रीज करोगे, COGS कम हो जाएगी। या तो पहले 26,700 के हिसाब से COGS निकालना, फिर उसको उसमें से लेस कर देना, बात एक ही है, सही है जी? तो हमने यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री में 40 पार्ट कर लिया। अब आप लोग ये कह रहे होंगे कि सर आपने NRV लॉस का इम्पैक्ट यहाँ क्यों नहीं लिया? अब वरना वो COGS में आ जाता, तो इसके लिए मैं बैलेंस शीट में तो माइनस करूंगा, पर यहां से मैं अलग से लॉस दिखाऊंगा उसका, सही है जी? इसलिए मैंने यहां से माइनस नहीं किया। ऑनलाइन वालों ये बात क्लियर है? जल्दी बताओ। और फिर ये हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पे ऐड कर देना है सर 94,500 का। भाई सबकी COGS यही आ रही है,
1029800, ऐसा ही है। हमने जीपी निकाल लिया। एडमिन में कोई पंगा नहीं है। मैक्सिमम जो एडमिन में पंगा आ सकता है, रेंटल एक्सपेंस का आ सकता है, रिसर्च एक्सपेंस आउट, डेवलपमेंट एक्सपेंस आउट होगा, क्योंकि ये सारी चीजें वो हमने देखी हुई है पहले। अच्छा भाई, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर मैंने एक बैड डेट बुक किया और एनआरवी लॉस बुक किया। आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और यू कैन से प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। फाइनेंस कॉस्ट आपको गिवन थी, ये 7009 आपकी जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है वो ग्रो हुई। आपके पास टोटल फाइनेंस कॉस्ट ये वाली आ गई, ऐसा ही है। इसके बाद आपके पास आ गया पीबीटी। इस पे टैक्स लगा दूं? नहीं, क्योंकि एडजस्टमेंट होंगी। चलें जी, हमने कहा कि भाई पीबीटी पे काम कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन यही माइनस किया है, हमारा 94,500 है, टैक्स वाले के हिसाब से ज्यादा है तो हमने और माइनस कर लिया। आपने कहा कि सर इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आएगा। फाइनेंस कॉस्ट के लिए वो ये कह रहा है कि वो तब मानेगा जब ये पे होगी, तो हमने तो माइनस की हुई है ना। हम क्या कर लें इसको, एड बैक, तो इसके ऊपर क्या बुक करेंगे, डेफर्ड टैक्स इनकम, ये हमने सीखा हुआ है, मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा। इधर एनआरवी लॉस, वो कह रहा है कि जब रियलाइज होगा तब मानूंगा। तो भाई ये अभी तो नहीं हुआ ना, इसके ऊपर भी डेफर्ड टैक्स इनकम, क्योंकि बेनिफिट इस साल का इसी साल लेंगे इनकम बुक करके। इधर अब मुझे एक बात बताओ, रिसर्च हमने कितने की थी, 5 की। वो कह रहा है 10 सालों में अलाउ करूंगा, तो उसने 9 सालों का अलाउ, तो आपने इसको एड बैक करवा दिया, डेफर्ड टैक्स इनकम। अच्छा भाई, लीगल पेनल्टी, इस पे क्या बुक करूं, परमानेंट डिफरेंस है, ये परमानेंट डिफरेंस है, इसके ऊपर कोई डेफर्ड टैक्स अराइज नहीं होगा। सर आपकी टैक्सेबल इनकम ये आ गई, सही है। और आपने करंट टैक्स एक्सपेंस ये निकाल लिया, इसकी एंट्री बनी होगी टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेएबल क्रेडिट, ये करंट टैक्स है 69526.5, यही है। ये चला गया पीएनएल में। क्या पीएनएल में ये जाएगा या डेफर्ड टैक्स भी जाएगा? अच्छा, आप देखेंगे तो नेट आपका डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस ही आ रहा है, इसकी एंट्री ये बनी होगी डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यही है भाई। चलें जी, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, पर अलग अलग जगहों पे, ऐसा ही है। आए सर बैलेंस शीट बना लेते हैं, बैलेंस शीट में एक एक करके मैच कर लीजिएगा, और फिर कोई अगर आपको इश्यू हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, सही है जी। प्लीज, पीपी कितना आ रहा है, 962575, ऐसा ही है। और सर इसका मैंने डिस्क्लोजर भी बना दिया है यहाँ पे, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी आ गया, ऐसा ही है। अच्छा भाई, अब अगर मैं वैसे बात कहूं तो ओपनिंग मुझे रिड्यूस रखना चाहिए, क्योंकि एक 20 इसमें ऐड हुआ है, एक 20 इसके अंदर ऐड हुआ है। अच्छा जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग ये रहा, हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया, तो हमारे पास क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड ये आ गया, कॉस्ट हमें गिवन है, हमारे पास बुक वैल्यू आ गई 962575। पहले सब बच्चे बता दो, ये पीपी की क्लोजिंग पे पहुंच गए थे डेप्रिसिएशन के बाद, ऐसा ही है। अच्छा जी, इधर आप सुने जल्दी से, करंट एसेट्स की बात कर लेते हैं। करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री ये गिवन थी, ये 40 की वापस आई, तो ये 3450 क्या है, एनआरवी लॉस, अलग से बुक किया था। अच्छा भाई, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल में ये गिवन था, ये राइट ऑफ हो गया, इसका लॉस बुक हो चुका है। कैश इन बैंक में कोई मूवमेंट नहीं है। आपका कुल मिला के बैलेंस शीट के एसेट्स का टोटल आ गया 1110925, ऐसा ही है। चलें जी, ये देख लें भाई, 1110925। अच्छा जी, अब शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल गिवन था 230 का, बोनस इशू हुआ, ये आ गया। इसमें कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में कोई चेंज नहीं है। एक 20 वाली बात बता दूं, खुबैब उसने सवाल में लिख के दिया है कि एक 20 की जो एडिशन है वो रिकॉग्नाइज हो चुकी है एंड रिकॉग्नाइज एट कॉस्ट। तो आपने उस ओपनिंग में से खुबैब पहले एक 20 को माइनस किया, ओपनिंग नहीं है टेक्निकली, वो क्लोजिंग ही दी हुई है, अक्यूमुलेटेड का ओपनिंग दिया हुआ है, पीपी का क्लोजिंग दिया हुआ है कॉस्ट का, क्लियर है खुबैब? तो आपने अलग अलग बुक किया इधर। अच्छा भाई जानी जल्दी सुनो, इधर ये गिवन थी, ये प्रॉफिट कमाया, और ये 46 क्या है, बोनस शेयर्स।
आपको देखें इक्विटी से इक्विटी की मूवमेंट दिख भी रही होगी। इधर आपके पास कुल मिला के इक्विटी ये आ गई। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी गौर कीजिएगा मैंने नॉन करंट लायबिलिटीज में दिखाई है, ऐसा ही है। इसके बाद आपने फाइनेंशियल लायबिलिटी दिखा दी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी दिखा दी जो कि बुक नहीं हुई थी। इसके बाद ट्रेड एंड अदर पेबल में आई डोंट थिंक सो कोई चेंज और टैक्स पेबल आप ले आए। आपका कुल मिला के क्या ये बैलेंस शीट की फुटिंग मैच होती है? यस सर। अब प्लीज इधर फोकस करिएगा, सारे काम बंद करके मैं आपको एक नोट सिखा दूं। यहाँ पे देखिएगा, मैं शेयर कैपिटल के नोट पे आ गया। नोट नंबर 2 प्लीज सुनिएगा, कैलकुलेटर तुम्हारे पास होना चाहिए। इसमें सवाल में आपको इससे रिलेटेड देखें कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये रही। वो कह रहा है कि भाई आपके पास ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है? 350। अब प्लीज इधर देखिएगा, मैंने शेयर कैपिटल के नोट से देखें इसको रेफर किया है। इधर देखिएगा प्लीज, शेयर कैपिटल के नोट से इसको रेफर किया है। सब बच्चों प्लीज फोकस करना है, एक बार बनाना सीख लो। उसने ये नहीं पूछा आज तक, सही है? तो हो सकता है वो रेफरेंस के लिए आपको बोले कि भाई ये नोट बना के दो, तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ पिक्चराइजेशन होनी चाहिए, अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। इधर देखना, आपने सबसे पहले ये कहा कि भाई ऑथराइज कैपिटल 15 और 16 में सेम है। आप 16 का बनाते तब भी बात फेयर एनफ है, सही है कि कंपैरेटिव गिवन नहीं है आपको, पर मैं कंपैरेटिव बना सकता हूँ क्योंकि अगर पिछले साल कोई चेंज नहीं है तो इसी साल आया। इधर मैंने क्या किया, ये तो अमाउंट बता दी और इधर क्या बता दी है, तो ये शेयर्स कैसे आए? डिवाइड बाय 10, ऐसा ही है। तो ऑथराइज चेंज नहीं हुआ ना, मैंने एसईसीपी के पास जाके अपने शेयर्स को चेंज नहीं करवाया। ऑथराइज लिमिट मेरी 350 की है। अब देखें राइट बिफोर यानी राइट बिलो मैंने क्या किया हुआ है, इसको बताया हुआ है पेड अप इशूड कैपिटल, ऐसा ही जी। यानी देखें इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल मैंने ये दिखा दिया। अब एक एक करके जरा इसका ब्रेकअप देखें, आपको सवाल में उसने बखूबी बताया है। ये रहा 20% शेयर्स ने, ये देखो ब्रेकअप ऑफ शेयर कैपिटल बिफोर इशुएंस ऑफ बोनस, यानी इशुएंस ऑफ बोनस से पहले की कहानी है। यानी क्या मैं कह सकता हूं ये ओपनिंग शेयर्स की बात कर रहा है। और ओपनिंग शेयर्स कितने थे सवाल में, देख के बताओ? 230, 2,30,000 की अमाउंट थी और 23,000 शेयर्स थे, ऐसा ही है। तो पहले मैं ओपनिंग को बाइफरकेट कर लेता हूं। इधर देखें, ओपनिंग के लिए वो बता रहा है आपके पास के 20% शेयर्स ऐसे थे जो अदर देन कैश कंसिडरेशन थे और 80% शेयर्स ऐसे थे जो कैश कंसिडरेशन के थे, ऐसा ही है। तो सर आपके सामने देखें मैंने किया क्या यहाँ पे 184 और 46 यही है, पक्की बात है? चलें जी, आपने 230 का ब्रेकअप बनाया है, ये 230 का ब्रेकअप है बोनस से पहले। कंपैरेटिव दिखाया ना मैंने, क्योंकि साल के बोनस उसमें लिख के भी दिया है बोनस इससे पहले कभी इशू नहीं हुआ। दिस इज द फर्स्ट टाइम जो बोनस इशू हो रहा है, सही है जी? ऑनलाइन वालों बताओ यहां तक कोई मसला? मैंने इसमें 230 का कितना परसेंट ले लिया, 80%, और 230 का ये तो अमाउंट आ गई, तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालूं? डिवाइड बाय 10, देखो यहाँ पे आ गया। मैंने यहाँ पे बताया है कि ये ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच है, फुली पेड है, और ये कैश में ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन इन कैश। यानी क्या मैं अब सुनना, एक बात समझा रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो मैंने शेयर इशू किए हैं इससे इन्वेस्टमेंट खरीदी हूँ? याद आ रहा है शेयर एक्सचेंज ऑफर होती है कि मुझे इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, शेयर हो जाते हैं, मैं लैंड और बिल्डिंग भी दे सकता हूँ, ऐसा है? तो मुझे एक बात बताओ, सामने वाला बंदा जिसको मैं ये शेयर इशू कर रहा हूँ, हो सकता है वो पैसे के बजाय अपनी कंपनी के शेयर्स दे दे और मेरी वो इन्वेस्टमेंट बन जाए, हो सकता है वो बिल्डिंग या लैंड कुछ भी दे दे, ऐसा है? तो मुझे एक बात बताओ, यानी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि वो शेयर जो मैंने इशू तो किए पर उसके अगेंस्ट में पैसे देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी शेयर्स मिले हो, तो उसकी डिटेल नीचे बता देना। क्लियर है? चलें जी, इधर यानी हमने ये बता दिया। अब मुझे एक बात बताओ, इस साल में ये दोनों तो कांस्टेंट रहे, आपने बोनस इशू की अमाउंट क्या थी? 46,000, ऐसा ही है? 46,000 के बोनस के शेयर्स बनते हैं 4,600। तो देखो मैंने खाली यहाँ पे लिख दिया ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच इशूड एट फुली पेड बोनस शेयर्स। यानी ये जो शेयर इशू किए गए हैं इससे ना पैसे आए, ये बोनस की मद में इशू किया। अब खुद देखो कंपनीज एक्ट ने किया ये कि आपके शेयर होल्डर को 22 फेस पे पता लगेगा कि कब कौन से शेयर इशू हुए थे, या तो कैश पे हुए थे या अदर देन कैश हुए थे या बोनस के नाम पे हुए थे। आपका सबका ब्रेकअप आ गया।
और शेयर होल्डर को ये भी पता है कि ऑथराइज कैपिटल कितना है। ऑनलाइन वालों इसमें कोई पंगा, आपने कहा था कि भाई सर इसको 2-3 लिंक कर देना, मैंने आपको बता दिया। ऑनलाइन वालों जल्दी बता दो, कोई इशू इसमें जल्दी से। ये सिंपल मैंने शेयर कैपिटल का उस 3-4 लाइनों में से ब्रेकअप बना दिया। और अगर ये आप बना तब सकते थे जब आपके पास एक पिक्चर हो दिमाग में कि भाई वो प्रेजेंट कैसे होता है। सही है जी, मैंने आपको बता भी दिया इस तरीके से हो सकता है इधर। अच्छा भाई, अब इसने सेल के रिलेटेड कोई बकवास की है? अच्छा भाई, एडजस्टेड सेल्स विल बी रिप्रेजेंटिंग, मैंने कहा है ऊपर जो तुम एडजस्टेड सेल्स निकालोगे वो रिप्रेजेंट कर रही होगी 40% लोकल सेल्स और 60% एक्सपोर्ट सेल्स। ऐसा ही है? तो मेरे ख्याल से इसका ब्रेकअप बताना पड़ेगा ना अलग से। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे देखें पीएनएल के अंदर कोई नोट पार्क कर देना, नोट नंबर लेट से 3, और हमने ये कहा कि भाई नोट नंबर 3 में जाके देखो प्लीज, आपसे एक रिक्वेस्ट है, खाली पूछता हूं तुम लोगों से, आप खाली जो हमारी सेल्स थी कितनी थी सवाल में? 2406,000 का 40% लो। 9,6,2,400। अच्छा जी, मैं ये कह रहा हूं जो पीएनएल में तुमने सेल्स बुक की हुई है वो नेट ऑफ सेल्स टैक्स है, नेट ऑफ। आप प्रेजेंटेशन के लिए इसको ग्रॉस अप कर लें, ये आई थिंक 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसका 117% पे ले जाएं, यही आ रहा है। अच्छा देखें, आपने असल में जो सामने वाले से चार्ज किए होंगे वो इतने किए होंगे, सही है, पर आपकी सेल इतनी नहीं होगी, 17% को कटाने के बाद होगी। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, तुम सब ये बात समझ आई? यानी आपने सिंपल एक काम किया कि अपनी टोटल सेल्स का 40% ले लिया। टोटल सेल्स कितनी थी वापस से प्लीज अमाउंट बताना? 2406 का 40%। आपने कहा ये नेट सेल्स आ गई, नेट सेल्स को आपने ग्रॉस अप कर दिया, इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स बना दिया। आपने बताया अपने फाइनेंशियल्स में कि कुल मिला के सेल की अमाउंट इतनी बनती है सेल्स टैक्स को मिला के। देखो आपने यहाँ बता दिया, लोकल सेल समझ आ गई भाई, बेहतरीन हो गया। अब आगे सुने, फिर मैंने कहा कि भाई मैं एक्सपोर्ट सेल के बारे में जानने लगा, यानी रिमेनिंग 60%, रिमेनिंग 60% इसका नहीं लोगे, हाँ ओरिजिनल का लोगे, ओरिजिनल का। तो ओरिजिनल 2406 का 60% यही आ रहा है। इसको ग्रॉस अप क्यों नहीं किया आपने सर? एक्सपोर्ट जीरो रेटेड है, ये फायदा होता है आपको, उस पर कोई सेल्स टैक्स नहीं है। वेरी गुड, या जीरो रेटेड, मैंने सही किया। ये मैंने यहाँ पे ग्रॉस सेल्स बता दी। फिर मैंने अपने शेयर होल्डर को ये बताया कि ये जो ग्रॉस सेल्स है ये हमारी कुल मिला के सेल्स नहीं है, जिसमें से कुछ पैसे मैंने किसके नाम पे लिए हैं? गवर्नमेंट के लिए लिए हैं, क्योंकि मैं खाली एक एजेंट हूँ बीच में, मैं इससे पैसे लूंगा गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाऊंगा। ऑनलाइन में तो तुम सब ये बात समझ आई, क्लियर है? आपने फिर क्या किया, इसी के रिलेटेड सेल्स टैक्स यहां से माइनस करके दिखा दिया। और ये कैसे किया भाई? आपने कहा कि भाई 1126,008 अब रिप्रेजेंट कर रहा है 117 को, इस पे 17% नहीं लगाना इसको, बिल्कुल। ये आ गया, कितना आ गया? यही आ रहा है। आपने कहा कि भाई आपकी नेट सेल्स इतनी है। अब मेरा शेयर होल्डर देखो फाइनेंशियल देखेगा, उसको पता लगेगा कि ये 2406 पीएनएल में आ रही है, पर मैंने पैसे लिए थे लोगों से ज्यादा। 17% किसके लिए लिए थे? सेल्स टैक्स के लिए, जो कि मेरे पैसे नहीं है, तो वो मेरी सेल भी नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्या किया, हटा दिया। अब बताओ ये माइंड मैपिंग हुई कि डिस्क्लोजर कैसे जाना है? सही, वो खाली आपको बताएगा, मैंने आपको ये एक हैबिचुअल बना दिया इसका। आपने सिर्फ एक काम ये करना है कि भाई जो डिस्क्लोजर लीगल के दिए हुए हैं उसको एक नजर देखना है अच्छे से, ताकि आपको जो सवाल में डेटा मिले ना उसको अकॉर्डिंग देखो। वो तो मैं बताऊँ फ्री के नंबर, रीजन बता रहा हूँ क्यों फ्री के नंबर, इसलिए खाली उसमें चिपकाना है, उसमें खाली चिपकाना है। अकाउंटिंग तो ये होती है IS1 वाली, इसमें मैंने, तुम खुद बताओ अभी अगर तुम फोकस करो, ऐसा सवाल तो नहीं आया आज तक जिसमें कैलकुलेशन भी और डिस्क्लोजर भी हो। इसमें दोनों था ना, पहले बैलेंस शीट पीएनएल बनवाया, उसके बाद मैंने बोला डिस्क्लोजर बनाओ। तुम IS1 का सवाल देखो जो पहले आया, उसमें बैलेंस शीट और पीएनएल बना के दिया हुआ था, उसमें खाली आगे पीछे करना था। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई ये फ्री के नंबर होंगे। मैंने देखो तुम्हारे सामने पहले फिगर्स निकाल ली, फिर मैंने खाली उसको प्लस माइनस करके प्रेजेंट कर दिया। सही है जी? 1126 पे इसलिए नहीं लगाया, मैं समझता कि 117 पे 17% लगाया।
ये 1126 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 117 को कर रहा है, 117 को कर रहा है, तो मैंने इसमें 17 निकालना है ना, तुम 117 पे लगाओगे तो अच्छा खाली ये काम कर लिया, 117 का 17% कर, हाँ 117 का 17% का कितना आता है, 19.8, यानी तुम अपने शेयर होल्डर को बताते मैंने टैक्स कितने का दिया है, 19.8 का, जबकि असल में कितने का दिया है, 17 का, तो ये गॉसअप हो रहा है, सही है। हाँ भाई यहां तक कोई पंगा, अगला प्रश्न चलें जी। डेफर्ड टैक्स ये बात दिखा दूं, ये 10 मिनट का ब्रेक, 1:30 बजे तक सवाल, 1:20 बजे वो हो ही नहीं पाएगा, प्रॉफिट निकालेंगे ना सिर्फ ऐसे, प्रॉफिट भी नहीं निकल पाएगा उसमें, तो फिर छुट्टी दे देना। नहीं तो फिर ये काम करो ना, पर ये अभी मैं बोलूंगा पर तुम लाइब्रेरी में बैठ के करोगे वो पीबीडी तक, ये कमिटमेंट कर लो कि अभी मैं देता हूँ सवाल, सही है, मैंने वो सही भी कर लिया है, मैं तुम्हें सेंड भी कर देता हूँ, उसी पीडीएफ में से देख के उसको करने बैठ जाना अभी, क्योंकि मोमेंटम बना हुआ है। नहीं तो क्लास में मैं करवाऊंगा तो फायदा नहीं है ना, खुद करना है, मैं करा दूंगा, मैं तो करा दूंगा आधे घंटे में, 45 मिनट में करा दूंगा। हाँ भाई आपकी क्या राय है? सर 1 घंटे में कल नहीं मिलेगा, 1 घंटे ये नहीं हो सकता, एक सवाल ये नहीं हो सकता, हाँ जितना हो सकता है उतना करो, बिस्मिल्लाह मैं दे रहा हूँ सवाल, आ जाओ जी, 10 मिनट बाद ब्रेक नहीं ना जानी, तो इससे अच्छा यही तो कह रहा हूँ, चलो एक बात सुन लो, एक काम सुन, चलो एक वो कर लेते हैं ना, सुनो एक मुआवजा कर लेते हैं, ये तो मैंने तुम्हें दे दिया बाय डिस्क्लोजर भी बता दिया, सही है, इसका एक नया वेरिएंट भी बना के लाऊंगा कल, नया वेरिएंट ये है कि इसके अंदर टैक्स आ जाएगा, तुम्हें पीबीटी तक काम करना ये तो पहले तय हो गया है, सही है, देखो पीबीटी तक काम नहीं करके आओगे नुकसान तुम्हारा, पीबीटी तक काम करके आओगे भाई, ये पहले ऑनलाइन वालों बता दो, क्लियर है ये, पीबीटी तक होना चाहिए ये, अच्छा फिर मैं क्या करूंगा इसके अंदर डेफर्ड टैक्स घुसा दूंगा, अच्छा बिल्कुल हाँ वो डेफर्ड टैक्स के अंदर आ गया, अब डेफर्ड टैक्स के रिलेटेड, सही है, सोच ये रहा हूं कि मैं बैलेंस शीट अप्रोच घुसा दूं उसमें, सही है, अब वट एवर द केसेस तुम जैसे बोलो, सही है, जब सुनो चलो सही है, एक तो हो गया ये कि भाई मैंने इसके अंदर डेफर्ड टैक्स डाल देना है, पहली चीज ये हो गई, और हो सकता है कि एक दो डिस्क्लोजर की बातें डाल दूं, सही है, हाँ IS-21 भी कर लेंगे, चलो जी डन हो गया, इंटेंजिबल है इसमें, चले चलो जी मिलते हैं अगली क्लास में, होप इस सवाल से या अब आपको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आया होगा कि भाई IS-1 हैंडल हो सकता है, सही है जी, मिलते हैं अगली क्लास में, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।